Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. And today we are going to study about accounting conventions. Accounting principle वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो उसी में जो ये लास्ट टॉपिक है उसका वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी स्टडिंग द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस कि आखिर अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं क्या. Accounting conventions are custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among accountants. तो जनरली अकाउंटिंग जो कन्वेंशंस है वो क्या है, कुछ एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं जो अडॉप्ट करी गई हैं थ्रू जनरल एग्रीमेंट, यानी कि जो अकाउंटेंट्स हैं उनके बीच में जनरल एग्रीमेंट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन कंसेंट है, यानी उन्होंने उसको आप कह सकते हैं उस पर अग्री किया है कॉमनली. तो उन चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, या फिर कैसे हम अकाउंटिंग करके फाइनली जब अपनी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो उसमें कैसे आइटम्स का ट्रीटमेंट होगा, उससे रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं ये. अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल दे आर डिफरेंट. ठीक है. देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस डू नॉट हैव एनी लीगल एक्सेप्टेंस बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैव लीगल एक्सेप्टेंस. अगर बात करी जाए अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस का कोई भी लीगल एक्सेप्टेंस, मतलब उसको कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलता है. लेकिन जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं या जिन्हें आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, वो लीगली एक्सेप्टेड है. देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर. अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, यानी जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिस हैं जिनके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं वो तब यूज़ होते हैं जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं या फिर आप बैलेंस शीट बनाते हैं. यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो प्रिंसिपल्स हैं. हमने प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, तो वी नो कि प्रिंसिपल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, जबकि कन्वेंशंस का यूज़ सिर्फ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम ही होता है. As per next point, there is no role of personal judgment in following the concepts of accounting. But in case of accounting conventions, personal judgment plays important role. अब देखिए, पर्सनल जजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है, वो एग्जैक्ट हैं. एग्जैक्ट इन द सेंस कि दे हैव बीन टेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उनको आप चेंज तो कर सकते हो, बिल्कुल रिजिड नहीं है, उनको आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. बट अगेन उसमें पर्सनल जजमेंट का कोई रोल नहीं था. यानी कि ये कहा गया था कि पर्सनल जजमेंट या फिर बायस्ड जो भी बिहेवियर है वो उसमें इन्वॉल्व कभी भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इट विल अफेक्ट योर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एंड ऑब्वियसली आपको जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होंगे और ट्रू नहीं होंगे. लेकिन इन केस ऑफ कन्वेंशन जो पर्सनल जजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, जज कर सकते हो, एंड उनको अपनी मतलब एक प्रॉपर प्लेस दे सकते हो इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक P&L एंड बैलेंस शीट. नाउ द फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस. ये जो हैं ये सबसे मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन है. जनरली ये तीन ही हैं. पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर या प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर भी कुछ लोग इसे कहते हैं. फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को हम किसी चीज़ को भी हाइड नहीं करते, बल्कि हम चीज़ें सारी की सारी जो है डिस्क्लोज कर देते हैं या बताते हैं. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ एंटरप्राइज शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड. ये कहता है कि भाई जितनी भी सिग्निफिकेंट, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड. इकोनॉमिक अफेयर्स का मतलब कि जो फर्म की इकोनॉमिक को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो फर्म में मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फर्म की ओवरऑल अर्निंग कैपेसिटी पे आप कह सकते हैं, तो वो डिस्क्लोज़ की जानी चाहिए कम्प्लीटली. यानी उसमें से कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो लोगों को पता होना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट कंपनीज एक्ट हैज़ मेड एम्पल प्रोविजन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. अब आप इसे समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट ये कन्वेंशन है या प्रिंसिपल है, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है उसने स्पेशली प्रोविजंस रखे हैं इस चीज़ के लिए, यानी इस प्रिंसिपल को लेके
कि आपको एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड करनी है। अब ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं आ सकती वो इन्फॉर्मेशंस को भी ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि इन फॉर्म ऑफ फुट नोट्स। फुट नोट्स का मतलब होता है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनके एंड में, जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिनमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं बहुत ही छोटे से लेटर्स में नीचे। तो वैसे ही यहाँ पर होता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं हो सकती, उसको बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट दिया जाता है। अब लेकिन हाँ, इस केस में ऐसा नहीं होता कि उनको बहुत ही आप स्मॉल लेटर्स में शो कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस। बस ये है कि उनकी वैल्यू अपने आप में बैलेंस शीट में नहीं होती, लेकिन उनको फिर भी दिखाया जाता है बैलेंस शीट से अलग हट के। उनको फुट नोट्स के फॉर्म में, यानी एट द एंड ऑफ द पेज आप वहाँ दिखाएंगे, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तक पहुँच सके। देन आपका सेकेंड कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये फुल डिस्क्लोजर का को एक एक्सेप्शन है। अब इसमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स विच डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट और विच आर ऑफ नो यूज़ फॉर द यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ये कहता है, अब देखिए फुल डिस्क्लोजर क्या कह रहा था कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दो जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और ये कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी ये कहता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़र्स के काम की नहीं है, उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। इफ़ these are included in financial statements then they will be unnecessarily overburdened। अब इस कन्वेंशन का कहना ये है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई यूज़ नहीं है, अगर उसको भी इन्वॉल्व किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, अननेसेसरीली ओवरबर्डनड हो जाएंगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि वो नॉर्मली किसी की समझ में नहीं आएंगी। यानी कि जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है विच इज़ नॉट नेसेसरी, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, वो ये कन्वेंशन कहता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट वट इज़ मटीरियल फॉर वन कंसर्न इट मे बी इमटेरियल फॉर अदर कंसर्न। अब इसमें यह भी कहा गया है कि भाई हो सकता है कि जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो किसी एक फॉर्म के लिए, वो हो सकता है इमटेरियल हो फॉर दी अदर कंसर्न। अब यहाँ मटेरियल इमटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक स्मॉल मैकेनिक है, अगर कोई एक शॉप है मैकेनिक की, तो उसके लिए जो स्मॉल क्या नाम है, आप कह सकते हैं कि टूल्स होंगे, वो बहुत उनका मटेरियल सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि उनका जो सिग्निफिकेंस होगा वो मटेरियलिस्टिक होगा, मटेरियल होगा, सॉरी, बिकॉज उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन ऐसी कंपनीज़ जो कि ऑलरेडी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनके लिए वो स्मॉल टूल्स जो होंगे इमटेरियल होंगे, यानी कि उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बिकॉज उनके पास वैसे बहुत सारे टूल्स होंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हो सकता है किसी के लिए जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल हो सकता है एट द सेम टाइम वो किसी और के लिए इमटेरियल इन्फॉर्मेशन हो, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस उसके लिए ना हो। थर्ड और द लास्ट कन्वेंशन जो है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। अब ये जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। यानी ये कहता है कि जितने भी ऐसे एंटिसिपेटेड लॉसेस का मतलब है जो आपने जस्ट अनुमान लगाया है, जिनका आपने सिर्फ प्रिडिक्ट किया है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, तो ये कहता है कि वो सारे के सारे लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, उनको आपको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, उनको आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आपने गेन्स को एंटिसिपेट किया, आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिकॉज जो बिज़नेस की मेन फीचर है वो क्या है, वो है रिस्क। हमें ये पता है कि रिस्क तो हमेशा होता ही है, लॉस हो सकता है और लॉस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बट अगर प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट कर भी लिया है तो आप प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज आप किसको लेकर चलते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है सेकंड पॉइंट में कि इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो सेफ प्लेइंग पॉलिसी के तहत ही ऐसा होता है कि दैट यू आर रिकॉर्डिंग द लॉसेज। आप एंटिसिपेटेड लॉसेज को तो रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन आप प्रॉफिट्स को नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट्स को इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जैसा हमने सोचा है। लेकिन लॉस तो फिर श्योर है कि इन केस अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डेफिनेटली लॉस तो होगा ही होगा। तो इसीलिए लॉस की वजह से ही क्या किया जाता है, सारे के सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। एंड ये कन्वेंशन एक बेसिस है जिसके बेसिस पे प्रोविजंस जो है जनरली बनाए जाते हैं फॉर द लाइबिलिटीज़ एंड लॉसेज इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यानी कि चाहे वो लाइबिलिटीज़ हो, कैसी भी किसी भी टाइप की लाइबिलिटीज़ हो, या कोई भी आप कह सकते हैं रिलेटेड प्रोविजन हो किसी भी चीज़ से,
उन लॉसेस के लिए, उन लाइबिलिटीज़ के लिए आप प्रोविज़न बना लेते हैं, आप पहले से ही प्रोविज़न बना के रखते हैं ताकि इन केस अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रोविज़न से उसको पूरा किया जा सके, यानी कि उस रिज़र्व से पूरा किया जा सके, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है कि इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप अमाउंट तो नहीं डिटरमाइन कर सकते हो बट फिर भी आप उसके लिए एक प्रोविज़न बनाते हो। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होता है। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है एक्चुअली, जैसे डेटर्स होते हैं हमारे जिनसे हमें पैसे लेने हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है ऐसा कि सपोज़ 10,000 के डेटर्स हैं फर्म के पास, और फर्म को ऐसा लगता है कि इसमें से 2,000 के डेटर्स ऐसे हैं जो पैसा नहीं देंगे, किसी भी हाल ऐसा हो सकता है कि वो पैसा हमारा जो है वो हमें ना मिले, वो बैड डेब्ट्स हो जाए। बैड डेब्ट्स का मतलब यही होता है कि जब आपके पैसे डूब जाते हैं, आपको नहीं मिलते हैं पैसे जो आपने किसी से रिसीव करने हैं। तो सपोज़ फर्म ने एक्सपेक्ट किया है कि इन 10,000 के डेटर्स में से 2,000 रुपीज़ हमें नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि थोड़ा रिस्क है और वो 2,000 रुपीज़ हमारे डूब सकते हैं। तो उसके लिए फ़र्म क्या करती है, एक प्रोविज़न बना लेती है, उसे हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो फर्म क्या करती है, एक पोर्शन जो प्रॉफिट्स का होता है वो बचा के रख लेती है एज अ प्रोविज़न, कि इन केस अगर इन डेटर से पैसा नहीं आया तो हम यहाँ से इसको कवर कर लेंगे। तो वो क्या है, वो एक एंटिसिपेटेड लॉस ही तो है, आपने खाली अनुमान लगाया है, आपने सिर्फ प्रिडिक्ट किया है, लेकिन हो सकता है कि वो डेटर्स आपको पैसे दे दें, आपको पूरे 10,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएं जो डेटर्स के हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि यानी कि आप कह सकते हैं कि यही जो आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है या प्रूडेंस लॉ है, यही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स आर बीइंग क्रिएटेड। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग डिफरेंट, सो सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get latest updates related with latest happening on the channel. Keep watching. Thanks for watching the video.